हेलो स्टूडेंट्स, भरत मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। बच्चों, 8th क्लास की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अब तक हम लोगों ने जो आपका पहला चैप्टर शुरू किया है, रेशनल नंबर। बच्चों, आप लोगों को जो चैप्टर्स करवाए जा रहे हैं ये उन बच्चों के लिए भी काम का है जो बच्चे CBSE की क्लास में बैठे हैं, और वे बच्चे जो कि राजस्थानी में जो मान्यता है, जैसे RBSE से मान्यता है, उन स्कूलों में पढ़ने वाले हैं, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। ठीक है बच्चों, तो आज मैं इसी घड़ी में मैथमेटिक्स का जो दूसरा चैप्टर है वो शुरुआत करता हूँ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर इक्वेशन की शुरुआत होती है। तो बच्चों, आज आप लोगों को मैं थोड़ा सा ज्ञान दूंगा, क्योंकि आपने जो पहले की क्लासेस है, अर्लियर क्लासेस में आप लोगों ने देखा होगा कि इक्वेशन क्या होती है, और फिर इसके बाद में लीनियर इक्वेशन क्या भला है, फिर आगे बाद में वन वेरिएबल क्या भला है। इस तरह से आपके मन में क्वेश्चंस आते होंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो अपन लोग सब इसके बारे में देखेंगे कि ये चीज़ें क्या होती है। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, अब आगे पढ़ना अपन शुरू करते हैं एक एक टॉपिक के बारे में। बच्चों, आपको मैं बता देता हूँ, मेरे पास ये वाली बुक है, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 8। ठीक है बच्चों, ये देखिएगा, और ये इसका जो फर्स्ट पेज है उसमें राजस्थान का फ़ोटो बना हुआ है, साथ में यहाँ पर लिखा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग न्यू दिल्ली। तो ये NCERT है, और इसके साथ साथ में एक बात और है, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर। ठीक है बच्चों, और इसके पब्लिशर है राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड जयपुर। ठीक है बच्चों, तो राजस्थान की बुक है। राजस्थान के बोर्ड में जो अपने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन चलता है, राजस्थान का बोर्ड, तो उनके लिए भी काम का, और NCERT मतलब CBSE के लिए भी काम का है। तो दोनों के बच्चों के लिए इसमें फ़ायदा है। ठीक है, और अब इसमें पेज नंबर 21 पर ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये देखिएगा, ठीक है, ये मैंने पढ़ाना शुरू किया है आप लोगों को। और सबसे पहले अब मैं एक एक चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले बच्चों, इक्वेशन क्या चीज़ होती है, तो अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इक्वेशन क्या भला है। तो बच्चों, आप देखिएगा, जनरली हमारे जैसे अलजेब्रा हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो बच्चों जैसे x के बारे में आप देखा होगा कि x = 2, x = 3, तो ये चीज़ें क्या होते हैं कि ये इक्वेशन कहलाती है। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने आई थिंक 6th क्लास में ही आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर x - 3 = 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग इस -3 को इधर भेजते थे तो ये प्लस का 3 बन जाता था, तो ये x = 3 हो जाता था। तो ये सारी की सारी चीज़ें है ना, ये इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, इक्वेशन मतलब एक इक्वल होता है और एक वेरिएबल, और ये जैसे देखिएगा x, ठीक है, अब यहाँ पे कभी जगह y भी आता है, कभी z भी आता है। ठीक है, तो ये x है, y है, z है, ये सभी कहलाते हैं बच्चों वेरिएबल्स। ठीक है, और अब ये जो चीज़ें हैं ना, 2, 3, कोई भी नंबर आ गया, तो ये जो नंबर है, इस नंबर को अपन कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई कि इक्वेशन क्या चीज़ है, इसके साथ साथ में वेरिएबल क्या चीज़ है। और अब इसके बाद में तीसरी चीज़ जो मैंने बताई है कि 3 है, 2 है, कोई भी नंबर है जो कि एक इक्वेशन के अंदर काम में आता है, तो हम उसे कहेंगे कांस्टेंट। अभी इतना ज़्यादा ये कांस्टेंट वर्ड तो काम में नहीं आता, ये तो बहुत थोड़ी बड़ी क्लासेस में आते हैं, तब आपके काम में आता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसमें आपका जो ये टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो अब आप लोगों के मन में ये चीज़ आती होगी कि ये लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। ठीक है बच्चों, इक्वेशन तो आप समझ गए। ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन का मतलब भला क्या हो गया। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या रहता है बच्चों कि इसमें जो वेरिएबल की पावर होती है, वेरिएबल की पावर होनी चाहिए 1। ठीक है, वेरिएबल की जो पावर होती है वो होनी चाहिए 1। ठीक है, तो 1 पावर का मतलब क्या हो गया, जैसे x - 2 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल क्या है,
वेरिएबल है x, ठीक है। x की पावर कितनी है, एक पावर x की, तो ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। इवन अगर मैं यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 करता हूँ तब भी ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर प्लस हो रहा है, एक टर्म, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म। बच्चों जो प्लस माइनस से ये चीज़ें अलग अलग किसी इक्वेशन में सेपरेट की जाती है ना, तो अपन इनको क्या कहेंगे, ये एक टर्म है, ये दो टर्म है, ये थ्री टर्म्स है, तो इसे अपन बोलते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में टर्म्स, ठीक है। हिंदी में पद कहते हैं और इंग्लिश में टर्म कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक टर्म में वेरिएबल की पावर कितनी है, एक है। अगर आप ये कहते हो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आप कहोगे क्या ये वेरिएबल है, सॉरी ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन। रीजन दैट x हैज़ 2 पावर एंड वी नीड ओनली 1 पावर, ओके। अगर यहाँ पर आप ऐसे भी लिख लेते हैं एक्स वाई माइनस या प्लस 2 इक्वल टू 0, तब भी ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है। रीज़न दैट ये दोनों एक टर्म है। अब ये प्लस आ गया ना, ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म। एक टर्म में पावर कितनी है, x की 1 पावर है, y की 1 पावर है, 1, तो ये टोटल ऐड हो जाते हैं, ये हो जाएगा 2 पावर, और 2 पावर जो हो जाती है ना, अब आपका लीनियर इक्वेशन नहीं रहता है, ठीक है बच्चों। तो अब आप लोगों को मैं ये बता सकता हूँ कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और नॉन लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। एक टर्म वेरिएबल की जो एक पावर होती है, ठीक है, तो उसे अपन लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जिसमें वेरिएबल की 2 पावर होती है तो या 2 से ज़्यादा होती है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होती है, ठीक है बच्चों। अब अपन आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के आगे। आपको बच्चों जो चीज़ अभी पढ़ाई जा रही है, इस पढ़ाई हुई चीज़ को आप लोगों को नोट नहीं करना है, खाली आपको नोट करना है तो अपने दिमाग में, ठीक है। ये चीज़ लिखनी नहीं है और लिखी जाती भी नहीं है। बुक्स में आप अगर देखेंगे तो इसमें जो राइटर्स हैं इन्होंने उस टर्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक्सप्लेनेशन अगर आपको मैं लिखवा देता हूँ, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में तो आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसकी बिना आप एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाओगे तो आप लोगों के लिए ये चीज़ जाननी जरूरी है कि जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो उस चैप्टर के नाम को पहले समझें। तो आपको सबसे पहले मैंने इक्वेशन बताया, इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया भाई, जिसमें जो टर्म है टर्म की पावर एक ही होनी चाहिए, वो लीनियर इक्वेशन होगी। अब आगे चलते हैं वन वेरिएबल। अब आप कहोगे सर के भरत सर ने तो अच्छा बता दिया लीनियर इक्वेशन, पर अब ये वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है भाई? वन वेरिएबल जो होता है ना बच्चों, उसका मतलब क्या है कि ये x है, y है, z है, इनको अपन कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो x y z ये सारे के सारे वेरिएबल कहलाते हैं और एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे बाय द वे इक्वेशन अगर y की है तो y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये वन वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब अगर y प्लस x इक्वल टू 0 हो गया तो इसमें y भी x भी है, तो ये वो नहीं है, वन वेरिएबल नहीं है, टू वेरिएबल इसमें हो गए, ठीक है। वन वेरिएबल मतलब एक चीज़ y है तो y इस्तेमाल होनी चाहिए, तो अपन कहेंगे साहब ये वन वेरिएबल वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको आज मैंने सिखाया है इस चैप्टर के नाम के बारे में, ये इसका मतलब क्या होता है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों थोड़ा आगे और आपको बताता हूँ। अब क्या है, अब आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 2.1 की शुरुआत करते हैं बच्चों, ठीक है। अब क्योंकि इसमें जो एक्सप्लेनेशन की सीधे एग्जाम्पल आ गए, ठीक है, तो अपन एक्सरसाइज देखते हैं तो और किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो अपना पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो सॉल्व का मतलब ये होता है जो चीज़ उलझी हुई है उसको सुलझाना, ठीक है, इसे कहते हैं सॉल्व करना। जैसे आप लोग कभी कभी देखते हो, जैसे बारिश का मौसम होता है तो हवाएं बहुत तेज चलती है, पतंग उड़ाते हैं, तो ऊपर कहते हैं ना कि धागा आपस में उलझ गया है, तो उसी तरह से धागों को इधर उधर करके थोड़ा आप देख के उससे सीधा करते हो धागे को, ठीक है। तो वही वाली चीज़ है कि इसमें अपन किस तरीके से
हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बच्चों। इसी चीज़ को अपन सीखेंगे। तो अब कुछ क्वेश्चन है, उलझे हुए क्वेश्चन है, हमें उनको सुलझाना है। भाई बताना क्या चाहता है, आपने तो इतना इतना घुमा दिया है, बताना क्या चाहता है। वो बताना क्या चाहता है वो हम निकालेंगे, ठीक है। इसे कहेंगे मैथमेटिक्स में इक्वेशंस को सॉल्व करना। समझ में आ गया बेटा? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल दी बेस्ट। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 में मैं इसका पहला क्वेश्चन लेता हूँ। ये है x - 2 इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। x - 2 इज इक्वल टू 7। अब इसका सॉल्यूशन सबसे पहले मैं लिखूंगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो एज इट इज इस क्वेश्चन को लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है कि अपन जो वेरिएबल है, अब इसका उसमें वेरिएबल कौन सा और कांस्टेंट कौन सा है। वेरिएबल तो मैंने बताया, ठीक है, x है वेरिएबल, और ये 2 हो गया, 7 हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें कहलाती है कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो अब अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर इक्वल है ना, इक्वल से इक्वेशन बनता है, दोनों साइड में चीज़ें हैं। तो इस सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा बच्चों कि अपन जो वेरिएबल को एक तरफ रख लेते हैं और कांस्टेंट को दूसरी तरफ रख लेते हैं, ठीक है। कैसे? यहाँ पर x रख लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर आप और लिख दीजिए, और x इक्वल टू, अब ये 7 और ये -2 जब उस साइड में जाएगा तो ये माइनस नहीं होकर के ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से फिर आपको और लिखना है, और सीधे आपको 7 + 2 = 9, आपको इसका जो आंसर है वो मिल जाएगा। एक बार वापस से क्वेश्चन देख लीजिए। हमें सॉल्व करना था इस चीज़ को, x - 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। सोल्यूशन में क्या रहा कि x - 2 = 7, और अब x को यहीं पे रखा। हम सॉल्व करने का तरीका क्या है, वेरिएबल को एक तरफ रख दीजिए, बाकी को दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो ये -2 जब इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, इससे होएगा 7 + 2 = 9। बच्चों जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने जब आपकी क्लास में था, जब मुझे मेरी टीचर ने, जो मैथ्स की टीचर ने समझाया था, तो उन्होंने जैसे जो तरीका मुझे बताया, तो मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ बच्चों, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जैसे मेरे मैथमेटिक्स सर ने मुझे बताया था, ठीक है बच्चों। आशा करो तो समझ में आएगा, और नहीं आया तो मैं आपको और भी क्वेश्चंस करूँगा, तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है बच्चों। इस पहले क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अपन आगे चलते हैं, मैं तब तक ब्लैक बोर्ड को रफ कर लेता हूँ। बच्चों अब इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। तो 6 = z + 2, 6 = z + 2 दे रखा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ, ठीक है। एक बार तो एज इट इज इस टर्म को लिख दीजिए, 6 = z + 2, ठीक है बच्चों। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, मैंने क्या कहा है बच्चों कि आप लोग है ना, एक तरफ वेरिएबल रखिए, एक तरफ कांस्टेंट रखिए, कोई बात नहीं, कहीं भी रहे, इधर उधर होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो z को यहीं रहने दीजिए, बाकी को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये इधर हो जाएगा, थोड़ा सा और मैं लगा दूँ, इसमें नियम रहता है, एक रूल ये रहता है कि इक्वल के नीचे इक्वल आना चाहिए, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। मेरे सर ने ये समझाया था, इक्वल के नीचे इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और z को अपन इधर ही रखते हैं, z के अलावा बाकी जो 2 है उसे इस तरफ भेज देते हैं। तो ये 6 हो गया। अब -2 है तो 6 के बाद में लिख लेता हूँ, पहले लिखो बाद में लिखो, कुछ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको क्वेश्चन कैसे करना है वो आप जानते हो, 8th में आ गए, नहीं अगर आए तो अपन बैठे हैं समझाने के लिए, कमेंट बॉक्स किस लिए होता है, ठीक है बच्चों। तो ये z यहाँ पर आप एक और लगा दीजिए, ठीक है, एक बार फिर और लगा दीजिए। 6 - 2 = 4 होता है, तो ये हो गया z की वैल्यू। अब चाहे तो आप कैसे भी लिख लीजिए, 4 = z या z = 4, बात एक ही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। ये अपना इसका सोल्यूशन है, ठीक है। वापस एक बार समझा देता हूँ, ठीक है बच्चों। 6 = z + 2 है, ये हमारा दे रखा है, तो z को एज इट इज़ रखा और 2 को इधर भेज दिया बच्चों। अब आप कहोगे कि सर z को यहाँ नहीं ला सकते थे क्या, 6 को यहाँ नहीं, बिल्कुल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बात बताता हूँ, नोट मत करिए आप,
परंतु एक बात देख लीजिए, ये जो 6 इक्वल टू जेड प्लस 2 लिख रखा है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जेड प्लस 2 इक्वल टू 6, तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज़ है। ये इधर ले लिया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वल टू 6 कहते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़ है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखा है बस। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों आगे चलते हैं, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिख रखा है बच्चों, 6x इज इक्वल टू 12। ठीक है, 6x इक्वल टू 12, और इसे मैं एक बार तो सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। ठीक है, और सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मुझे फिर से लिखना पड़ेगा 6x इक्वल टू 12। बच्चों x रख दो, बाकी सबको दूसरी तरफ फेंक दो। ठीक है, x यहाँ पर ऐसे यही पड़े रहना तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर एक और लगा दिया, यहाँ पर x लिख दिया। अब ये जो 6x के साथ में क्या रिलेशन है, आप बोलोगे सर ये तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटेलिजेंट, तो ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा, ये बन जाएगा डिवाइड में। ठीक है बच्चों, अगर ये डिवाइड होता है x/6 हो तो ये आ जाके मल्टीप्लाई हो जाता, जो इक्वल के दूसरी साइड में जाता है ना बच्चों, तो क्या रहता है कि इसका सिंबल चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, उल्टा हो जाता है इक्वल के साइड में, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो x इक्वल टू 12/6 हो गया, और इससे हमें क्या मिलता है, और x इक्वल टू 6 2 12। ठीक है बच्चों, ये इसका आपका आंसर है। एक बार फिर से आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। 6x इक्वल टू 12 दे रखा है, 6x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 12/6। ठीक है, 6 यहाँ पर चला गया नीचे, इधर भेजेंगे तो नीचे आ गया, और 12/6 मतलब हमें 12 में 6 को डिवाइड करना है, x इक्वल टू 2 इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, आप लिख लीजिए, मैं तब तक अगला क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ सारे ऑड नंबर के करा रहा हूँ, और हाँ एक बात ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन नंबर इवन नंबर के वो सारे आप करेंगे घर से। ठीक है, अब अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये है 2x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 18। 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18। देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करना है, इसका क्या तरीका है, एक बार तो ये पूरा एज इट इज लिख दीजिए, सिर्फ 2x अपॉन 3 इक्वल टू 18। बच्चों अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर एक और लगा दीजिए, और यहाँ पर x लिख दीजिए, बाकी सब इधर भेज दीजिए। क्या करना है देखिए, ये 2 यहाँ पे न्यूमरेटर में और 3 डिनोमिनेटर में है, 2 अप है 3 डाउन है, यहाँ उल्टा हो जाएगा, 3 अप हो जाएगा 2 डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 18 इंटू 3 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, वापस समझा देता हूँ। यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला अपना रहे हैं कि एक तरफ वेरिएबल रख दिया, बाकी सब दूसरी तरफ भेज दिया। अब ये 2 जाके नीचे चला गया, यहाँ ऊपर था ये नीचे चला गया, 3 नीचे था ऊपर चला गया, है तो मज़ेदार बेटा। अब सीधे बच्चों आप देख लीजिए, 2 को आप 18 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 9 से क्या होता है 18 आता है। ठीक है, तो 9 इंटू 3 हो गया। ठीक है, एक बार और यहाँ पे और लगा दीजिए, यहाँ पे x लिख दीजिए। ठीक है, एक और लगा दीजिए, और x इक्वल टू 9 3 ज़ा 27। तो 27 इसका जो है फाइनल आंसर रहेगा। आंसर जो फाइनल आता है उस पर अगर अपन इस तरह से बॉक्स बना लें तो अच्छा लगता है। ठीक है, वापस समझाता हूँ। 2x अपॉन 3 इक्वल टू 18 हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो अपन 2 अपॉन 3 जो है ये उल्टा जाएगा तो 3 अपॉन 2 हो जाएगा। 18 है जो 3 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 3 डिवाइड हो रहा था, और जो 2 है वो जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो इसके साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। बस 2 9 से 18 होता है, तो 9 आ गया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 3 से 27 हो गया। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन 9 कराता हूँ। बच्चों आगे देखते हैं, अब अपन क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखिएगा। 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। 7x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16। ठीक है बच्चों,
इसका सबसे पहले अपन सोल्यूशन देखते हैं। पहले तो बच्चों एज इट इज क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। 7x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16। अब बच्चों कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। यहाँ पर क्या करना है, पहले तो मेरा तो तरीका वही, धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर और लगा दीजिए, ठीक है। हम हिंदी में यहाँ लिखते थे, ठीक है। और की जगह एक और सिंबल भी है, आपको लगता है और बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो एक सिंबल जो इक्वेशन के इक्वल यहाँ लगता है ना, एक सिंबल आप ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप 7x रख दीजिए, इक्वल के नीचे इक्वल लगाना, इस बात का ध्यान रखना। ये -9 जब इधर जाएगा तब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 9, तो 16 + 9 हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 7x इक्वल टू क्या रहता है, 16 + 9 इज इक्वल टू 25, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा, तो अब ये जो x है, ये 7 को अपन इधर भेज देते हैं। यहाँ पे 7x से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 7 जब इधर जाएगा तो ये 25/7 बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में बनाना चाहें ना, तो वो भी कर सकते हैं। कैसे, एक बार इसको आप डिवाइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 7 25 पूरा डिवाइड नहीं होता, 25 7 में डिवाइड पूरा नहीं होता, तो 7 3 × 21, ठीक है। यहाँ कितना रिमाइंडर होता है, 4, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। डिवाइडर 7 है, तो इसका अपन एक और लिख सकते हैं, इक्वल टू 3 4/7, 3 4/7। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ये दोनों लिखते हैं, क्योंकि अक्सर जो आंसर होता है ना वो इसी पर होता है। मैक्सिमम बच्चों इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन आंसर होता है, ठीक है बच्चों। तो ये इसका आंसर है, आप नोट कर लीजिए। एक बार दोबारा से आपको इक्वेशन में एक्सप्लेन करता हूँ। 7x - 9 इज इक्वल टू 16 है, ठीक है। हमें हमारा सिद्धांत क्या है, मेरा सिद्धांत बताता हूँ जो मैंने अब तक सीखा है, कि भैया वेरिएबल को एक साइड में रखिए, बाकी सब दूसरी साइड में भेज दीजिए। तो 7x यहीं पर है, -9 यहाँ चला जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, और फिर 7x इक्वल टू 16 + 9 25 हो गया। अब x यहीं पे रखा, 7 यहाँ चला गया तो 25/7 हो गया। इसे अपन 3 4/7 भी कर सकते हैं, ठीक है। 7 को अपन डिवाइड 25 को डिवाइड कर 7 से, तो 7 3 × 21, आगे नहीं आता, 4 आ गया, तो 3 4/7 ये इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब अपन आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बच्चों, 17 + 6p इक्वल टू 9। 17 + 6p इज इक्वल टू 9। बच्चों एक बार वापस से इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ। एक बार आप ध्यान रखिएगा, आप कोई भी मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस करते हैं तो मैथ्स के क्वेश्चन करने में इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एक तो इक्वल के नीचे इक्वल आना चाहिए, और कभी इक्वल की जगह पे आप ऐसे मत लिख देना। काफ़ी लोगों की हैबिट होती है, ये इक्वल नहीं है, ये मैंने जैसे बताया ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है और, हिंदी में इसको या कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसे लिख लेता हूँ मैं, 17 + 6p इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मैं ये वाला सिंबल बना देता हूँ, इक्वल के नीचे इक्वल लगना चाहिए, थोड़ा इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे 6p यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर p क्या है, p है वेरिएबल, बाकी सारा कांस्टेंट है। तो पहले 17 को यहाँ भेज देते हैं, तो 9 - 17 हो गया, ठीक है। तो 6p इज इक्वल टू क्या रहता है, यहाँ पे 9 - 17 है ना, तो बच्चों एक प्लस का सिंबल है, एक माइनस का सिंबल है, एक प्लस एक माइनस है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप लोगों को सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर दोनों माइनस के होते तब भी एडिशन होता, दोनों प्लस के होते तब भी एडिशन होता। एक प्लस का एक माइनस का, एक माइनस का एक प्लस का है, आपको इस केस में सब्ट्रैक्शन करना है। तो 9 में से 17 जा नहीं सकता, कोई बात नहीं, 17 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप 17 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर 8 बचेगा, और बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर माइनस का है,
तो यहाँ पर सिंबल माइनस का लगेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 6 सॉरी अब यहाँ पे खाली p लिखता हूँ। p इक्वल टू हो जाता है -8/6। ठीक है, थोड़ा सा इसको अपन सिंप्लीफाई करने का तरीका बताता हूँ, क्योंकि ये 8 और 6 दोनों जो है ना, दोनों 2 से डिवाइड होता है। अगर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज़ दोनों से कॉमन डिवाइड होती है तो उसे डिवाइड करके हटा देना चाहिए। ठीक है, आगे इसी में आपको काटना भी सिखा देंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे p इक्वल टू क्या है, यहाँ -8 है। -8 भी 2 से डिवाइड होता है, और जो 6 है ये भी 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, इसे काटना कहते हैं। चलो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों, आगे मुझे ब्लैक बोर्ड को थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। बच्चों देखिएगा, तो p इक्वल टू -8/2/6/2 वही चीज़ लेंगे डिवाइड में जो कि दोनों से बराबर डिवाइड होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, तो अब 8/2, 2 4 ज़ा 8, माइनस का 4 लग जाएगा, और 2 3 ज़ा 6, 3 लग जाएगा। तो p इक्वल टू जो है आपका आता है -4/3। और अगर इस मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखना चाहो ना, तो वो भी आप लिख सकते हैं। 3/4 जो है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हो, -1 राइट 1/3। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से अपन इस प्रकार के क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास में यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ, और आप लोगों को आज का मैं थोड़ा सा होमवर्क भी करवा देता हूँ। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, और हर क्वेश्चन के कंप्लीट होने के बाद में आपको एक लाइन खींचनी ज़रूरी है। ठीक है, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका आज का जो होमवर्क है वो है, मैंने आप लोगों को 1st 3rd 5th 7th 9th 11 6 क्वेश्चन कराए ना, तो आप लोगों का होमवर्क ही है कि आप बाकी के सारे क्वेश्चंस अपने घर से करके लाएं। ठीक है, और अगर एग्जाम्पल कर पाए तो अच्छा है, मुझे खुशी होगी। टाइम ही मिल जाए तो कम से कम जो बाकी छोटे हुए क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.1 के हैं वो तो आप सारे कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 2.1 रेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, आज की मैं मैथ्स की क्लास यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, ओवर करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, हैव ए गुड डे अहेड।